नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चौतरफा हमला। प्रधानमंत्री ने कहा, टीएमसी सरकार ने पार कर दी हैं सारी हदें। लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को इस घटना से हुई है गहरी निराशा। पश्चिम बंगाल सरकार पर केंद्र की योजना में बाधा डालने का गंभीर आरोप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ममता सरकार की बाधाओं के कारण केंद्रीय योजनाओं का नहीं हो पा रहा है सही क्रियान्वयन। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति को बताया बंगाल के विकास में बड़ी रुकावट। दिल्ली में तेज, सुगम और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री रविवार को करेंगे 18,300 करोड़ रुपए की दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। नेपाल में हुए आम चुनाव की मतगणना जारी। नेपाल में बालेन शाह की सरकार बननी तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को दिया संदेश। कहा, शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त महिलाएं कर सकती हैं समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दोपहर दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें करीब 18,300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली की जनता को दी जा रही मेट्रो सौगात को लेकर कितने उत्साहित हैं दिल्ली वासी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी खास रिपोर्ट में। दिल्ली मेट्रो के निरंतर विस्तार से शहर की परिवहन व्यवस्था एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 18,300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिन मेट्रो परियोजनाओं का पीएम उद्घाटन करने जा रहे हैं, उनसे दिल्ली को तेज, सुगम और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी। इन परियोजनाओं से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को दी जा रही दिल्ली मेट्रो की सौगात से लोग काफी उत्साहित हैं। हमारे मोदी जी भी मेट्रो के चौथे फेज के एक्सपेंशन को इनॉग्रेट करने वाले हैं और आपको पता है, हर एक मेट्रो में महिलाओं के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, तो इससे महिलाओं में दुगनी ताकत आ जाती है। और क्योंकि इंटरनेशनल वीमेंस डे को ही हो रहा है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मोदी जी ने अथक प्रयास से उस इलाके की सुध ली है जो बहुत ही ज़्यादा जाम से पीड़ित था और ट्रांसपोर्टेशन की भी उधर असुविधा थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि नई दिल्ली से मजलिस पार्क से जुड़ जाएगा, तो लोगों को सुविधा भी होगी, समय की बचत होगी और जाम से भी निजात मिलेगा। ये भजनपुरा, यमुना विहार, खजूरी, बाबरपुर, ये बहुत खुश हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से बहुत खुश हैं कि उन्होंने इस इलाके को भी पूरी दिल्ली से कनेक्ट कर दिया। गुड़गांव के लिए कनेक्टिविटी आ गई है और एक तरह से जो पूरा सर्कल है दिल्ली का, उस लाइन से पूरा हो रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। दिल्ली मेट्रो और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत शुक्रिया इस लाइन को शुरू करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इनमें पिंक लाइन का लगभग 12.3 किलोमीटर का मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और मैजेंटा लाइन का लगभग 9.9 किलोमीटर का दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर शामिल है। नई कनेक्टिविटी से बुराड़ी, जगतपुर, वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, बलसवा, मजलिस पार्क समेत दिल्ली के कई इलाकों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के चरण 5A के अंतर्गत लगभग 16.10 किलोमीटर लंबे 3 कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये 3 नए कॉरिडोर आर के आश्रम मार्ग से
इंद्रप्रस्थ एरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद के कालिंदी कुंज हैं। ये कॉरिडोर नोएडा, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे तो वहीं 3 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी के कई महत्वपूर्ण स्थानों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को बजट वेबिनार के जरिए शिक्षा कौशल और क्रिएटर इकोनॉमी के रोडमैप लोगों से साथ साझा करेंगे। 15,000 स्कूलों में एवीजीसी लैब्स की स्थापना जैसे बड़े फैसलों पर केंद्रित यह चर्चा युवाओं को डिजिटल युग के लिए तैयार करने की दिशा में अहम कदम साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को बजट के बाद आयोजित एक खास वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का विषय होगा सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति, शिक्षा, कौशल और विश्वविद्यालय टाउनशिप। वेबिनार में केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा, कौशल विकास और क्रिएटर इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, स्टार्टअप और छात्र शामिल होंगे। सभी मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा, कौशल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में घोषित योजनाओं को जमीन पर कैसे लागू किया जाए। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री क्रिएटर इकोनॉमी के लिए बजट में की गई पहलों के पीछे की सोच और उनके महत्व को बताएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से स्कूलों और कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स विषय पर एक ब्रेकआउट सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बजट में घोषित उस योजना पर चर्चा होगी जिसके तहत देश के 15,000 स्कूलों और 500 उच्च शिक्षण संस्थानों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसका मकसद रचनात्मक प्रतिभाओं को बढ़ावा देना, भारत के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र को मजबूत करना और तेजी से बढ़ रही ऑरेंज इकोनॉमी के लिए कुशल क्रिएटर्स तैयार करना है। समापन सत्र में वेबिनार के निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया जाएगा और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव समापन सत्र को संबोधित करेंगे। वेबिनार से एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स पहल को लागू करने के लिए उपयोगी सुझाव और सहयोगात्मक रणनीतियां तैयार होने की उम्मीद है। इस पहल का मकसद युवा भारतीयों को रचनात्मक और डिजिटल कौशल से लैस करना है, साथ ही भारत को एवीजीसी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर नाराजगी जाहिर की है। राष्ट्रपति के अपमान के बाद बंगाल में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में गंभीर प्रोटोकॉल चूक और नदारद रहना ममता बनर्जी को भारी पड़ सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसी संवैधानिक पद और संस्थाओं का अपमान किया हो। इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ऐसा बहुत कम होता है जब बेहद शालीन और शांत रहने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसी पर नाराज हो जाएं। लेकिन ये नजारा शनिवार को देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, जहां उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेकर नाराजगी जाहिर की। 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति जब विधान नगर में संथाल समाज के लोगों के बीच पहुंची तो इस अवसर पर राष्ट्रपति ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री को भी शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आई। पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें और कैसे रहते। राजस्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन साफ सफाई की जरूरत है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, प्रशासन तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहां कर दिए जहां संथाल लोग जा ना पाए।
लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए, लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को अत्यंत शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस घटना से लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण पर विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को गहरी निराशा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी जो स्वयं आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनके द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और व्यथा ने देश के लोगों के मन में गहरा दुख पैदा किया है और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने वास्तव में सभी सीमाएं पार कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अपमान के लिए टीएमसी सरकार के प्रशासन को जिम्मेदार बताया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है और इस पद की गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने पर तीखा हमला बोला। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने अपने अराजक व्यवहार की नई सीमा तय करते हुए भारत की राष्ट्रपति का अपमान किया है। ये दिखाता है कि टीएमसी सरकार में घुन लग चुका है, जो न केवल नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि भारत की राष्ट्रपति तक को अपनी तानाशाही से नहीं छोड़ती है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे पर गलती मानने की बजाय अब इससे राजनीतिक रंग देने की कोशिश में जुट गई हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति के लिए बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर विवादित बयान भी दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने संवैधानिक पद और संस्थानों का अपमान किया हो। इससे पहले भी ममता बनर्जी ऐसा कर चुकी है। साल 2025 में पीएम मोदी के कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट उद्घाटन कार्यक्रम में ममता शामिल नहीं हुई थी। साल 2021 में ममता बनर्जी ने कोलकाता में नेताजी बोस के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में भाषण देने से इनकार कर दिया था। 2021 में ही ममता बनर्जी ने राज्यपाल को राजभवन में बैठा एक राजा बताया था। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थानों का अपमान करना तो ममता बनर्जी के लिए आम बात है और वो कई मौकों पर ऐसा कर चुकी हैं। फरवरी 2026 में दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के दौरान वो बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकल गई थी। वो मुख्य चुनाव आयुक्त पर अहंकारी और झूठा होने तक के आरोप लगा चुकी हैं। फरवरी 2026 में ममता बनर्जी ने एसआईआर को चुनाव से पहले सरकार चुनने की कोशिश बताया था। ममता बनर्जी चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन और तुगलकी आयोग तक कह चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान की पूर्व जानकारी होने के बावजूद ममता बनर्जी की लापरवाही और प्रोटोकॉल की गंभीर चूक बेहद शर्मनाक है। ये सिर्फ देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान नहीं, बल्कि आदिवासी समाज और नारी शक्ति का भी खुला अपमान है। सत्ता के घमंड में चूर ममता बनर्जी सरकार का ये रवैया उसकी मानसिकता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उसके सम्मान को साफ उजागर करता है। दिव्यांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए गहरा दुख जताया है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा, भारत के राष्ट्रपति का पद हमारे गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और इसे हमेशा वह सम्मान, प्रोटोकॉल और गरिमा मिलनी चाहिए जिसका यह हकदार है। पश्चिम बंगाल में उनके संवैधानिक पद के हिसाब से व्यवस्था में जो भी चूक हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति के पद की गरिमा को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए और राष्ट्र के सर्वोच्च पद को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, संथाल समुदाय को उनके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से दूर रखने वाली व्यवस्थाओं का चयन करके टीएमसी सरकार ने न केवल आदिवासी समाज की भावनाओं की अवहेलना की है, बल्कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाया है। भारत के राष्ट्रपति के प्रति सम्मान
केवल औपचारिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि संविधान और उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली जनता के प्रति हमारे सामूहिक सम्मान को दर्शाता है। भारत की जनता, विशेष रूप से हमारे आदिवासी भाई बहन, इस असंवेदनशील आचरण और अपनी संस्कृति और राष्ट्रपति पद के इस अनावश्यक अपमान के लिए जवाब के हकदार हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बंगाल दौरे के दौरान हुए बवाल पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दार्जिलिंग यात्रा के दौरान माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के प्रति प्रशासनिक संवेदनशीलता और सम्मान की घोर कमी को दर्शाता है। जब स्वयं राष्ट्रपति की व्यवस्थाओं को लेकर खेद व्यक्त करना पड़ता है तो इससे संबंधित अधिकारियों के आचरण और तैयारियों पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। राष्ट्रपति पद के प्रति अनादर या लापरवाही राष्ट्र की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। संवैधानिक पदों की पवित्रता राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। आदिवासी समुदायों को सम्मानित करने के लिए आयोजित अवसरों में उचित समन्वय, सावधानी और सम्मान का भाव होना चाहिए, न कि राष्ट्रपति को निराशा व्यक्त करने के लिए मजबूर होना पड़े। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान और संथाल संस्कृति के अनादर पर देश भर में गुस्सा है और साथ ही साथ अलग अलग नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति महोदया से ज्यादा ममता बनर्जी ने एक आदिवासी बहन की बेइज्जती करने का काम किया है और इस तरह का कार्य उनको जनता सिखाएगी। अगले 2 महीने में बंगाल की जनता जवाब देगी और उनको सिखाने का। तृणमूल का सरकार ने जैसा अपमान किया, ये कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। जनजाति लोग को, जनजाति संप्रदाय समुदाय के राष्ट्रपति होने के कारण सरकार ने ऐसा एंटी डेमोक्रेसी, कानून के बाहर और ब्लू बुक का जो नियम है इसको उल्लंघन किया है। द्रौपदी मुर्मू जी का दर्द दिखाई दिया कि आदिवासी समाज के लिए किए जा रहे इंटरनेशनल कॉन्क्लेव के लिए न प्रोटोकॉल का पालन हुआ, न प्लानिंग ठीक से की गई और एक प्रकार से समाज को और राष्ट्रपति दोनों को अपमानित करने की कोशिश की गई और उस पर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करने के बदले, उस पर माफी मांगने के बदले जिस प्रकार से टीएमसी के बयान आ रहे हैं, ये दिखाता है कि इनके मन में नहीं है संविधान का सम्मान, ये केवल है अपमान की दुकान। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरव दत्ता कोलकाता से। सौरव दत्ता, अगर देखें तो जिस तरीके से ये अप्रत्याशित घटना हुई है, खैर ममता बनर्जी के मामले में अप्रत्याशित भी कहना उपयुक्त नहीं होगा, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना उनकी इससे पहले की आदत रही है। संवैधानिक सर्वोच्चता, संवैधानिक बाध्यता, प्रोटोकॉल की कानूनी व्यवस्था का अनुपालन और व्यक्तिगत शिष्टाचार, सबको ताक पर रखकर ये पूरा का पूरा वाकया, सर्वोच्च पद पर आसीन सत्तारूढ़ संवैधानिक शीर्ष पद पर आरूढ़ हमारी राष्ट्रपति का अपमान, क्या है ये पूरा मामला? अश्विनी जी, देखिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो अपनी पीड़ा जताई यहाँ पे बंगाल के दौरे में आके, उसका कारण पहले समझना होगा। पहली बात तो यह है, सिलीगुड़ी के विधाननगर जहाँ पे मूल कार्यक्रम होना था, वहां का परमिशन नहीं मिला। कहा गया था कि इतने जगह यहाँ पे नहीं होगा, जितने जमायत होने की बात कह रहे हैं, ये जगह पे इतना जमायत कर नहीं सकते। लेकिन उससे उस जगह से बहुत दूर गोसाईपुर नाम का एक इलाका है, वहां पे पूरा कार्यक्रम किया गया है और इसको लेकर मंच से ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्होंने कहा, साफ तरीके से कहा कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ बहुत सारे सावताल जो भाई बहन है वो इस प्रोग्राम में आ नहीं पाए। और बाद में भी उन्होंने कहा कि ये जगह जितनी बड़ी है, यहाँ पे आराम से ये सब हो सकता था, फिर ये क्यों नहीं हुआ। और उसी के चलते उन्होंने अपना पीड़ा जताई और उन्होंने जिस तरीके से इस पूरी बात को रखी, उस बात को लेकर ममता बनर्जी ने शाम को जो रिएक्शंस दिया वो और भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए एक श्रमदायक
बात है, क्योंकि उन्होंने पहली बात तो ये थी कि ये बात यहीं पे निपटाया जा सकता था कि वो मंच से कह सकती थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐसा कहा है, लेकिन उनको जानकारी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप साल में इतने बार आओगे तो मैं हर बार कैसे जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं आपका पीछे पीछे घूमूं, क्या मेरा कोई और काम नहीं है। हाँ। ये जो सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से सीएम बता रही है, प्रतिक्रियाएं भी बेहद अपमानजनक रही, टिप्पणी भी कहीं ना कहीं अपनी को लेके भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि पहली बात है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति ने अपनी एक पीड़ा जताई है, उन्होंने प्रोटोकॉल की बात की है, एक जो उनका जो कार्यक्रम था उनको लेके जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, जो परमिशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। ये सौरभ, वही बात मैं एक बार और जानना चाहूंगा, जब राष्ट्रपति जैसे महामहिम सर्वोच्च पद पर आरूढ़ व्यक्ति पहुंचते हैं किसी राज्य में, विमानतल पर ही, चाहे वो बागडोगरा का हवाई अड्डा हो, चाहे जहां हो, खुद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट के लोग या प्रोटोकॉल की पूरी व्यवस्था होती है अगवानी करने के लिए। चलिए, राज्यपाल का इस्तीफा हो चुका है, एक भी मंत्री नहीं प्रोटोकॉल के लिए पहुंचा, महापौर पहुंचता है वहां का, और उसके बाद कार्यक्रम का स्थल ऐसी जगह पर कर दिया जाता है जहां पर चुनिंदा लोग पहुंचते हैं। और खुद जब राष्ट्रपति पहुंचती है उस स्थल पर जिसकी परमिशन नहीं दी गई, 5 लाख की क्षमता बताती है उस स्थान का जहां पर पहले आयोजित होना था कार्यक्रम, यानी कि सधे हुए तरीके से अपमान किया जाना और कार्यक्रम को फेल भी किया जाना, ये दोनों मंशा रही सरकार की और स्थानीय प्रशासन की। अश्विनी जी, प्रोटोकॉल को लेकर सीएम ममता बनर्जी हर बार कटघरे में खड़े हुए हैं, और हाल ही में जब जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच का यहाँ पे उद्घाटन हुआ था, तब सेंट्रल मिनिस्टर वहां पे आए थे। ममता बनर्जी ने डायस पे जो लोग वहां पे उपस्थित थे सबको उन्होंने उत्तरीय पहनाकर सबको संबोधित किया, सिर्फ सेंट्रल मिनिस्टर को छोड़कर। ऐसी दृष्टांत उन्होंने स्थापित किया है। और आज जो मंच से उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति पॉलिटिक्स करने आई हैं, आप समझिए कि एक देश की राष्ट्रपति को अगर एक स्टेट के मिनिस्टर इस तरह से एक खुली सभा में इस तरह से आप उनके ऊपर हमलावर होगी, तो ये कैसे शोभा देता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को। राष्ट्रपति ने जो कहा उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपनी गरिमा तोड़ी है, उन्होंने गरिमा के दायरे में रख के पूरी बात को रखा, जो अपनी व्यथा है, जो अपनी पीड़ा है उसको रखा, लेकिन उसको अटैक करना पॉलिटिकल तरीके से, ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं जाके यहाँ के जो आदिवासी समुदाय है उनको भी ठेस लगी है, क्योंकि उस मंच से आदिवासी समुदाय के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी ये बात कहा कि एक भी जगह पे एक उनका कोई पोस्टर नहीं लगाया दिया गया, यहां तक के राष्ट्रपति का रेस्ट रूम तक प्रशासन के तरफ नहीं किया गया। ये आरोप राष्ट्रपति ने नहीं किया, ये आरोप वो जो सम्मेलन के जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो डायस से किए। तो अगर सारे बातें सब लोग जो है इसके साथ जुड़े हुए सब झूठ कह रहे हैं, सिर्फ एक ममता बनर्जी सच कह रही है, उनकी प्रशासन ट्वीट करके फेसबुक। सौरव एक चीज और पूछना चाहेंगे, ममता बनर्जी का जो की प्रतिक्रिया रही, बड़े शालीन तरीके से राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमारी बहन है, क्यों नहीं आ पाई, किस बात पर नाराज हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया रही कोई 50 बार आएगा तो क्या हम अगवानी के लिए खड़े रहेंगे। या उनकी प्रतिक्रिया आई कि हमको मालूम ही नहीं कि ये कार्यक्रम कहां पर हो रहा था, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, डीएम को मालूम होता, अगर एक मंत्री वहां से अगर क्रॉस कर रहा होता जिले का कोई इलाका, वहां के एसएचओ को पता होता है, वहां के एसपी को पता होता कि क्या रूट है एक मंत्री अदने से मंत्री का। राष्ट्रपति पहुंची और मुख्यमंत्री कह रहे उनको जानकारी नहीं। झूठ, सरासर झूठ, और उसके अलावा हेठी, सरासर हेठी। अश्विनी जी देखिए, जो बाद में सीएम की तरफ से जो पोस्ट किया गया है, सोशल मीडिया में जो पोस्ट किया गया है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स डाले गए हैं, इससे तो साफ पता चलता है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की जानकारी थी कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल की दौरे के लिए आ रहे हैं। और यहां तक सीएम ने जब उन्होंने अपनी बात रखी उसमें भी उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि वो 2 दिन के लिए वो आ रही है। तो इसी से सवाल उठता है कि जब आपको पता था तब जाके जो पीड़ा शालीनता से राष्ट्रपति ने जताई कि आप नहीं आए, आप आते तो अच्छा होता, मेरी बड़ी बहन जैसी है, उसके जगह कहीं पे ये तानना कि वो पॉलिटिक्स कर रही है,
वो बीजेपी के पॉलिटिक्स कर रही है। राष्ट्रपति के आसन, जो राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रपति है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उनका जो आसन है उसकी एक गरिमा है। आप उसको खुली सभा से इस तरह से आप अगर अटैक करोगे तो क्या मैसेज जाएगा आम जनता के बीच कि जहां पे आप एक राष्ट्रपति को कह रहे हो कि वो पॉलिटिक्स कर रही है, आप कह रहे हैं कि आपके पीछे पीछे मैं क्या घूमूं, आप एक बार आएंगे तो मैं जाऊंगा, लेकिन आप अगर 50 बार आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब वो तो कहीं ये कह रहे कि देश की राष्ट्रपति बंगाल में क्यों आ रही है। जी सौरभ, बस एक चीज और बेहद संक्षेप में जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति तो सर्वोच्च पद है, मिनट्स टू मिनट्स अखबारों में निकल जाते हैं कार्यक्रम बाकायदा। ये कहना कि मुख्यमंत्री को नहीं पता, जनता मानेगी ही नहीं। भद्रलोक कहा जाता है बंगाल को। आम जनता के मन में, भद्र पुरुषों के मन में, भद्रलोक के लोगों के मन में कैसी प्रतिक्रिया है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, ये बात को लेकर सिर्फ आदिवासी समुदाय नहीं, सारी बंगाल की जनता के अंदर ही वो लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। चर्चे में है वो पूरी बात। जिस तरह से दोपहर के बाद जब ये खबर फैल गई, तब से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बात को लेकर सब में ये बात है कि ये ठीक नहीं हुआ। और उसी के चलते दबाव में आकर जब ममता बनर्जी उसको काउंटर करने के लिए अपना प्रतिक्रिया दी, अपनी बात बताई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो बताई, उसके बाद और भी आम जनता के अंदर इस पूरी बात की निंदा हो रही है, क्योंकि ये बंगाली का कल्चर नहीं है। ये बंगाली लोग ऐसे नहीं हैं। हम जो बंगाली के जो लोग हैं वो अतिथि देवो भव ये मानकर चलते हैं। और यहाँ पे साफ तरीके से कहना कि आप इतने बार क्यों आ रहे हो, इस बात को लेकर, और जिस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेट को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो निश्चित तौर से, और उसपे उनकी आसन को, वो अपने आप में काफी शर्मदायक है, शर्मनाक है, निंदनीय है। और जनता कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरव दत्ता हमसे जुड़ने के लिए। तो बार बार विपक्ष इस बात पर पश्चिम बंगाल में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के भी आरोप लगाता है, लेकिन स्पष्ट तरीके से राष्ट्रपति का अपमान किया जाना ये बताता है कि राजनीतिक शिष्टाचार भी वहां पर समाप्त होता जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, वो भी पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा और परिवर्तन संकल्प सभा का आह्वान किया है। शनिवार को पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में आयोजित परिवर्तन सभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि किस प्रकार राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति और वोट बैंक की राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल का समग्र विकास ठप पड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में आवंटन बढ़ा रही है, लेकिन ममता बनर्जी द्वारा पैदा की गई बाधाओं के कारण उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि विशेष रूप से रेलवे बजट में पश्चिम बंगाल के लिए आवंटन को केंद्र सरकार ने पहले के तुलना में कई गुना बढ़ाया है, लेकिन ममता बनर्जी के असहयोग के कारण रेलवे की कई परियोजनाएं अभी भी रुकी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगाल की अस्मिता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की अस्मिता की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल से तृणमूल शासन का अंत करना आवश्यक है। जिन लोगों ने आपका विश्वास जीता था कुछ वर्षों पहले, उन्हीं लोगों ने बांग्ला की अस्मिता पे आज कठोर वार किया है। आज बंगाल का एक एक नागरिक पूछता है, क्या भविष्य में दुर्गा पूजा बंगाल में करना संभव होगा? क्या बंगाल में काली पूजा करना संभव होगा? जो हमारी परंपरा है, जो हमारा भाईचारा है, जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास पे अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण आज टीएमसी उसी इतिहास को खत्म करना चाहती है। ऐसे नहीं चलने देंगे। तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला है और उन्हें भाजपा का समर्थक बताया है। उन्होंने राम जन्मभूमि फैसले का जिक्र करते हुए न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी परोक्ष रूप से सवाल उठाए हैं। इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कल्याण बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह मानव की भाषा नहीं बोल रहे हैं और उनका व्यवहार जंगल में रहने वाले जानवरों के साथ जंगल में रहने
और उनका व्यवहार जंगल में जानवरों के साथ रहने जैसा है। कल्याण बनर्जी को जंगल में रहना चाहिए। वो अभी मनुष्य भाषा, मनुष्य आदत इसमें परिचित नहीं है, इसीलिए इसको वन में भेज देना चाहिए। तो वन में जाने से वो पशु को भी देख के लाज आ जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के सामने स्थित कालीघाट मंदिर में पूजा करने जाएंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीसी अपने दौरे के दौरान राज्य के उच्च अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। इसमें मीटिंग्स में जितने डीओज हैं, एसपी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, उनके साथ मीटिंग होगी। सीईओ ऑफिसर जो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं उनके साथ होगी। उसके बाद आपके जितनी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं 24, जैसे इनकम टैक्स है, कस्टम्स है, इन सब के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग होगी। प्लस स्टेट गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, आपके चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर कैडेट, इनसे मीटिंग होगी। आप लोगों के साथ, प्रेस के साथ मीटिंग होगी। एंड ऑल द 8 पॉलिटिकल पार्टीज जो रिकग्नाइज्ड हैं यहाँ पे, उनके 3 रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ 15-15 मिनट सेपरेट मीटिंग होगी। अंडर एजुकेशन शब्द तृणमूल कांग्रेस के लिए सियासी परेशानी का कारण बन गया है। धरने के दूसरे दिन ये साफ हो गया। शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के डिलीटेड श्रेणी में रखे गए मतदाताओं को धरना मंच पर बुलाकर अंडर एजुकेशन शब्द पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अंडर एजुकेशन कैसा अजीब शब्द है। लगभग 60 लाख आवेदन फिलहाल न्यायिक विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इन मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में अंडर एजुकेशन और डिलीटेड श्रेणी में रखा गया है। इसी बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तब राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मंच से न्यायाधीशों से इस प्रकार की अपील करना कितना उचित है, क्योंकि धरना मंच से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े न्यायाधीशों से अपील की कि अंडर एजुकेशन श्रेणी में रखे गए मतदाताओं के नाम सूची से न हटे, इस पर ध्यान दिया जाए। तेलंगाना में शनिवार को लगभग 130 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने हथियार सौंप दिए, और इसे लेकर इस समय का हाल का सबसे बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण माना जा रहा है। इनमें से 125 छत्तीसगढ़ और 4 तेलंगाना और 1 आंध्र प्रदेश से नक्सली हैं। अधिकारियों ने बताया कि इनमें स्टेट कमेटी के 3, डिवीजन कमेटी के 10, एरिया कमेटी के 46 और पार्टी सदस्य 70 शामिल हैं। और इसके बाद अब तेलंगाना में माओवादियों की राज्य कमेटी समाप्त हो गई है। ये कदम वाम उग्रवाद के खिलाफ सरकार की नीति और सुरक्षा अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है और उन माओवादियों को भी आत्मसमर्पण करने का संदेश देती है जो अभी भी भूमिगत हैं। जबकि अधिकारियों ने आत्मसमर्पण करने वालों के लिए पुनर्वास और समर्थन का आश्वासन भी दिया है। रेवोल्यूशन से रियलाइजेशन तक की कहानी माओवादियों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे साथ इस वक्त डीजीपी शिवधर रेड्डी जी हैं तेलंगाना के। बात करते हैं जहां से तेलंगाना में कह सकते हैं कि माओवादियों का जन्म हुआ, वहां से अब उसका अंत होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो आपको बधाई, बहुत लंबी कहानी और बहुत संघर्ष दिखा तेलंगाना पुलिस की तरफ से भी। क्या कहना चाहेंगे कि अब तेलंगाना में आपकी तरफ से भी एक सुकून की सांस ले सकते हैं कि जितनी बड़ी कामयाबी आपको मिली? या डेफिनेटली, क्योंकि 1969 से यहाँ पर माओ अपना नक्सलेट का चल रहा है, नक्सलेट का जो वार चल रहा है। और 1980 में जो सीपीएमएल पीडब्ल्यू बना है, जो सीपीआई माओवादी का पूर्व रूप था, तब से अब तक एपी स्टेट कमेटी खत्म हुआ था, एओबी स्टेट कमेटी ऑलमोस्ट खत्म हुआ था, और लेकिन तेलंगाना स्टेट कमेटी 1980 से लेकर लगातार अब तक जिंदा था, लेकिन अभी भी वो भी अंतर्धान हो गया है। तो इसलिए तेलंगाना अभी दावे के साथ कह सकते हैं कि तेलंगाना में अभी एकदम माओवादियों से मुक्त हो गया है। तेलंगाना स्टेट कमेटी की जो बात की जा रही है वो तो खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी तेलंगाना से जुड़े हुए थे, अभी भी जो है जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। अभी देखिए, 2 साल पहले 150 थे तेलंगाना के माओवादी जो अंडरग्राउंड थे, भूमिगत थे। अभी उनका संख्या घटकर जो है 7 पे पहुंची है, और 7 लोगों में गणपति एक है, एक नरहरी एक है, 2 जो सीसी कमेटी के मेंबर दर्जा रखने वाले हैं। बाकी पूरे अभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम समझते हैं कि वो भी जल्द बाहर आ जाएंगे। हम ऑलरेडी अपना जो
अपील करे थे उसको दोहरा रहे हैं कि जल्द से जल्द बाहर आ जाए। हमारा नाम 10 दिन पहले जो हमने जो अपील किए थे उसको सुनकर ही 4 लोग आज बाहर आ गए। 11 से 7 हो गए, अभी बाकी लोग भी आएंगे। पश्चिम एशिया में संयम और शांति बनाए रखने की अपील के साथ शनिवार को दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग 2026 का समापन हो गया। रायसीना डायलॉग में दुनिया भर के वक्ताओं और प्रतिभागियों ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया, जिनमें भू राजनीति, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दे शामिल रहे। रायसीना डायलॉग के आखिरी दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की भारत की बढ़ती ताकत और क्षमताओं पर की गई टिप्पणी खास तौर पर महत्वपूर्ण रही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग के तीसरे दिन सुबह के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की वृद्धि का निर्धारण भारत ही करेगा। इसका निर्धारण दूसरों की गलतियों से नहीं होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का यह बयान अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका चीन के उदय के समय हुई गलतियों को नहीं दोहराएगा। India's rise is a lifting tide that with our growth, I think other countries of the Indian Ocean stand to benefit. Those who work with us obviously will get more benefits. And in a way, it's a trend. I mean, I'm not saying there are no challenges to India's rise. There are. But the direction of India's rise, I think, is very clear. In a way, it's unstoppable. So when we speak today about, the rise of countries, I also want to end with that point. Rise of countries are determined by the countries. The rise of India will be determined by India. It will be determined by our strength, not by the mistakes of others. रायसीना डायलॉग के तीसरे दिन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत के विभिन्न देशों के साथ FTA संघर्षग्रस्त विश्व के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप साबित होंगे। उन्होंने कहा कि FTA से भारत में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और ये भारत और संबंधित देशों के लिए लाभकारी होगा। Ultimately, a trade deal has to be good for both parties. You can't deal. You can't find the sweet spot. Yeah, it can't be that everything I want you open in your market, but I will open nothing in my market. In fact, my approach is that ultimate stakeholder in any negotiation is the consumer of India. रायसीना डायलॉग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल थे। उन्होंने कहा कि भविष्य की युद्धों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अहम रोल होगा, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि AI का उपयोग भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत करेगा। The importance of AI in warfare is emerging now. It's a new thing, but shortly it's already playing a major role actually in the ongoing conflicts. Also, artificial intelligence is playing a major role. Artificial intelligence is going to play a major role in warfare tomorrow. श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार बेहद जरूरी है, खासकर वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को UNSC में स्थायी सदस्य के रूप में स्थान मिलना चाहिए। हर साल दिल्ली में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इस साल इस डायलॉग में 120 से अधिक देशों के 3000 से अधिक डेलीगेट्स ने भाग लिया। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भारत के हर घर में सस्ती और किफायती और स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने का वादा पूरा कर रही है। इस योजना के तहत सोलर पैनल पर दी जा रही सब्सिडी से लाखों परिवारों का बिजली का बिल कम हो रहा है। कैसे ये योजना लोगों के जीवन में ला रही सुधार, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हर घर तक सस्ती, स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा पहुंचाने का केंद्र सरकार का सपना अब हकीकत बनता दिख रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर संयंत्र पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर लोगों को काफी मदद मिल रही है। भोपाल के यशोवर्धन को भी 78,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। पहले उनका मासिक बिजली बिल 10 से 12,000 रुपए तक आता था और गर्मी के मौसम में ये 15,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उनके घर का बिजली बिल घटकर काफी कम हो गया है। उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित किया है, जिसके बाद उनका मासिक बिजली बिल 5 से 6 गुना घटकर केवल 1500 से 2,000 रुपए तक रह गया है।
बहुत अच्छी योजना है। इससे लोगों की फाइनेंशियली जो जेब पे बर्डन पड़ता था वो बहुत कम हो गया। मतलब 5 से 6 गुना बिजली का बिल हमारे कम हो गया। तो मतलब 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की हमारी बचत तो इससे योजना से हुई है। यशोवर्धन श्रीवास्तव के घर की छत पर सोलर पैनल लगने से न सिर्फ बिजली बिल कम हुआ है, बल्कि उनके परिवार ने भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में अपना योगदान भी दिया है। 1 किलोवाट के सोलर संयंत्र पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक के संयंत्र पर 78,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। We have installed rooftop solar panel under PM Surya Grah Net Zero scheme, and we are generating our own green and sustainable energy. And by this, we have also become a proud contributor in our Prime Minister's vision of Net Zero scheme. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में 29,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है। इन लाभार्थियों के खातों में अब तक 228 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। यह स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये योजना जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही है। इस योजना के प्रभाव से लोग न सिर्फ अपनी घरेलू खर्चों में कमी देख रहे हैं, बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये कदम एक मजबूत आधार बना रहा है, जिससे हर घर हो रहा है रोशन। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संयुक्त कवच अभ्यास के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। इस दौरान उन्होंने शहरी इलाकों में रासायनिक हमला होने की स्थिति में उससे निपटने के उपायों पर लाइव डेमो और प्रदर्शनी भी देखा। यह अभ्यास भारतीय सेना के दक्षिणी कमांड द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, नागरिक प्रशासन, एनडीआरएफ, एनसीसी, शैक्षिक संस्थान और उद्योग जगत के साझेदार भी शामिल थे। जैसलमेर में चादर महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। सोनार दुर्ग स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिर से ज्ञान भंडार से 150 साल बाद दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी जी महाराज की लगभग 871 वर्ष प्राचीन पवित्र चादर को करीब 150 साल बाद बाहर लाया गया। पवित्र चादर को सोनार दुर्ग से भव्य वर घोड़ा और शोभा यात्रा के साथ महोत्सव स्थल तक लाया गया, जहां गंगोत्री और मानसरोवर से लाए गए पवित्र जल से विधि विधान से अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी चादर समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में गच्छाधिपत आचार्य श्री जिनमण प्रभ सूरी, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत अनेक संत महात्मा शामिल हुए। महोत्सव के दौरान चादर को विशेष कांच के पात्र में विराजित कर दीप प्रज्वलन और मंत्रोच्चार किया गया। देश विदेश से आए जैन श्रद्धालुओं ने 1 करोड़ 8 लाख दादा गुरु 31 पाठ का संकल्प लेकर एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक कीर्तिमान की भी स्थापना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गच्छाधिपति आचार्य श्री जिन प्रभमणि सूरीश्वर महाराज ने कहा कि पवित्र चादर का किले से बाहर आना सौभाग्यपूर्ण क्षण है। पवित्र चादर के अभिषेक के समय आज सबसे पहले उन गुरु महाराज को याद करना जरूरी है, जिनके भाव से यह पवित्र चादर पाटन से लाकर जैसलमेर में विराजमान की गई। चादर आज किले से बाहर आई और आज वो चादर चतुर्विध श्री संघ की साक्षी में आज ये चादर यहां पर अभिषेक और पूजा हेतु यहां पर विराजमान की गई है। सबसे पहले उन वृद्धिचंद जी महाराज को याद भी करते हैं और उनके भावों को हम नमन करते हैं, जिन्होंने ये चादर पाटन से लाई और जैसलमेर में विराजमान की। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चादर महोत्सव में आए सभी गुरुजनों और भक्तजनों का स्वागत किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सभी को दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी जी महाराज की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। हम सब लोग आज एक ऐसे श्रेष्ठ उच्च कोटि के संत, उनके स्थापित दर्शन, उनके दिखाए मार्ग पर चल करके आज देश भर में करोड़ों करोड़ों लोग धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। ये चादर महोत्सव मात्र इस चादर को किले से बाहर निकाल करके 144 साल बाद उसे आज बाहर निकाल करके लाखों लोगों के लिए दर्शन के लिए उपलब्ध कराना मात्र एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, अभी तो हम सब के लिए एक संकल्प का अवसर है कि हम दादा गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को उनके रास्ते पर चल करके धन्य करें। कार्यक्रम के दौरान हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। कार्यक्रम में शामिल श्रद्धालुओं ने कहा कि पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी जी महाराज की लगभग 871 वर्ष प्राचीन पवित्र चादर के दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य का पल है। ये चादर आज से 871 साल पहले जब दादा गुरुदेव का दाह संस्कार हुआ था तब ये चादर जली नहीं थी। वही चादर आज 150 साल के बाद में जैसलमेर के फोर्ट से आज बाहर निकाली जा रही है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस पीढ़ी में पैदा हुआ हूँ और मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये 850 साल पुराना चादर था। 150 साल पहले अजमेर पाटन से लाया गया था और यहाँ पर दादा गुरुदेव के नाम से पूज्य संतों के कारण आज यहाँ चतुर्मास कार्यक्रम चल रहा है और ये कैलाश मानसरोवर के जल से हमारे को जैसलमेर में लाभ मिला है। ये जो चादर महोत्सव हो रहा है इसका आज हमारे यहाँ हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने दादा गुरुदेव का इक्तिसा किया। दादा गुरुदेव का इक्तिसा करने से हमारे पुण्य हमारे उद्दप हो गए। उत्तराखंड के देहरादून में आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक ऐतिहासिक झंडा मेला शुरू होने जा रहा है। हर साल होली के 5वें दिन आयोजित होने वाला यह मेला हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस बार 8 मार्च को झंडे जी का आरोहण होगा और इसके लिए 94 फीट ऊंचे पवित्र ध्वजदंड को श्री दरबार साहिब में स्थापित किया जा चुका है। कल झंडा जी आरोहण के साथ ही लगभग 3 सप्ताह तक चलने वाले मेले की शुरुआत हो जाएगी। दरबार साहिब प्रशासन ने मेले के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में संगत भी देहरादून पहुंच रही है। झंडे जी की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दर्शनी गिलाफ चढ़ाने की बुकिंग साल 2140 तक फुल हो चुकी है। मेले में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। यातायात प्लान भी तैयार किया गया है। और अब बात क्रिकेट की। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार है एक ऐतिहासिक मुकाबले के लिए। टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती है, लेकिन दांव पर सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड भी हैं। क्या भारत इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतेगा या फिर कीवी टीम पहली बार चैंपियन बनेगी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय टीम के पास इतिहास रचने का मौका। कोई टीम लगातार 2 बार नहीं जीती T20 विश्व कप। कोई टीम अपने घर पर नहीं बनी T20 चैंपियन। अहमदाबाद में भारतीय टीम T20 विश्व कप 2026 का फाइनल खेलने उतरेगी तो उसके सामने सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं बल्कि पुराने रिकॉर्ड्स की भी चुनौती होगी। ये फाइनल जीतने के साथ ही भारत के पास कई कीर्तिमान बनाने का मौका है। आज तक कोई भी टीम अपने T20 खिताब की रक्षा नहीं कर पाई है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत अगर फाइनल जीत जाता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई टीम लगातार 2 बार T20 विश्व कप जीतेगी। वहीं किसी टीम ने अपने घर पर कभी T20 विश्व कप नहीं जीता है। ऐसे में मेजबान भारत ये इतिहास भी रच सकता है। हालांकि सामने है न्यूजीलैंड, जिसकी नजर पहली बार T20 विश्व चैंपियन बनने पर है और जिसे भारत ने कभी T20 विश्व कप में नहीं हराया है। भारत और न्यूजीलैंड T20 क्रिकेट में 30 बार आमने सामने हुए हैं, जिसने भारत ने 16 और न्यूजीलैंड ने 11 मैच जीतने में कामयाबी पाई है और 3 मुकाबले टाई रहे हैं। वहीं T20 विश्व कप में दोनों टीम 3 बार आमने सामने हुई है और तीनों बार न्यूजीलैंड ने ही बाजी मारी है। इस टूर्नामेंट में भारत ने सिर्फ एक मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गंवाया है। सेमीफाइनल में भारत ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रन से मात दी थी। वहीं न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में
ग्रुप स्टेज में दक्षिण अफ्रीका और सुपर 8 में इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड एक तरफा सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को रौंदकर फाइनल में पहुंची है। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सेंटर पिच पर खेला जाएगा, जिस पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होने की उम्मीद है। लाल और काली मिट्टी के मिश्रण वाली इस पिच पर बाउंस रहेगा और पेसर्स की भूमिका अहम हो सकती है। संजू सैमसन पिछले 2 मैच में जमकर रन बटोर चुके हैं और शानदार फॉर्म में हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह दुनिया के किसी भी मैदान में किसी भी पिच पर घातक साबित होते हैं। फाइनल में एक बार फिर भारत को करिश्माई गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। न्यूजीलैंड के फिल एलन का स्ट्राइक रेट टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा है और वो सबसे ज्यादा छक्के भी लगा चुके हैं। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों के लिए उनसे निपटना आसान नहीं होगा। सचिन रविंद्र इस बार अपनी बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी के लिए भी सुर्खियों में हैं। कुल 128 रन और 11 विकेट के साथ वो बड़े इम्पैक्ट प्लेयर साबित हुए हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम ने कुल 10 T20 मैच खेले हैं, जिनमें से 7 में भारत को जीत मिली है, वहीं 3 में हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा विश्व कप में भारतीय टीम ने यहां 2 मैच खेले हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ भारत ने जीत दर्ज की थी, वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर T20 मैच खेले हैं 2 बार और दोनों में ही उसे हार का सामना करना पड़ा। 2011 में भारतीय टीम अपने घर में वनडे विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनी थी। अब भारत के पास अपने घर में T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनने का मौका है। यही उम्मीद है कि रविवार को दुनिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम T20 खिताब की रक्षा करने वाली और अपने घर में T20 चैंपियन बनने वाली पहली टीम बनेगी। कैमरा पर्सन SP दुबे के साथ सुचित्रा, DD न्यूज, अहमदाबाद। तो कल के हाई वोल्टेज क्रिकेट फाइनल पर रहेगी दुनिया भर की नज़र, क्रिकेट प्रेमियों की नज़र। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।